Hello class 10th. As you know that we were talking about agriculture and this is fourth chapter of your syllabus. We have already read about some points जैसे as I told you about sugar cane, ठीक है, टी के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है, along with this कॉफ़ी जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ. सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रॉप्स आपके बारे में आप पढ़ रहे हो, ये जो क्रॉप्स के बारे में आप जान रहे हो, इन क्रॉप्स को आपको कैसे पढ़ना है. इन क्रॉप्स को पढ़ते समय वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपको ये याद रखना है ये जो क्रॉप्स हैं कि भाई ये जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स का प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है और कितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं. ठीक है, तो कॉफ़ी जैसे इन इंडिया 2008 इंडिया प्रोड्यूस्ड 3.2% ऑफ द कॉफ़ी ऑफ द वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन. इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. बेसिकली अरेबिक वैरायटी भारत में लाई गई और यहाँ पे फिर उसका प्रोडक्शन किया गया. इंडिया जो है 3.2%, वर्ल्ड में जितना कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है उसका 3.2% इंडिया प्रोड्यूस करता है. ठीक है, द वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदान hills and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नीलगिरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है. नाउ लुक हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या है. देखिए, in 2008 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल होता है ना, इनका प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत आता है. ठीक है, तो इंडिया इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ जस्ट अ सेक tropical as well as temperate fruits. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal. Oranges of Nagpur, Cherrapunji, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu. Lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar. Pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra. Apples, pears, apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. तो पूरे देश में भारत के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी बहुत डिमांड है. ठीक है, तो कौन कौन रीजन में क्या क्या कौन कौन से फल होते हैं, दैट आई ऑलरेडी रेड इन दिस पैराग्राफ विच यू हैव टू मार्क. ओके, now look, India produces about 13% of the world's vegetable. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. भारत जो है दुनिया में जितनी भी वेजिटेबल होती है उसका 13% प्रोड्यूस करता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी. और भारत जो है पी, मटर हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इसका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है. अभी हम लोग पढ़ेंगे नॉन फूड क्रॉप्स. तो ये नॉन फूड क्रॉप्स कौन कौन से होती हैं, तो पहले बताया जा रहा है रबर के बारे में. इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. इट रिक्वायर्स moist and humid climate with rainfall of more than 200 centimeter एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो मतलब रबर के जो प्रोडक्शन के लिए 200 सेंटीमीटर तक रेन चाहिए, 25 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए. तो रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ
मटेरियल इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला। बेसिकली याद ये रखना है कि किस जगह पर क्या हो रहा है। तो रबर कहाँ हो रहा है? केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, अंडमान एंड निकोबार में, निकोबार आइलैंड्स में, गारो हिल्स में ऑफ मेघालय। इन 2010-11 भारत का चौथा स्थान था वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स में। तो ये आपको याद रखना है। फाइबर क्रॉप्स की बात हो रही है तो कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। तो द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड from the crops grown in the soil. The later is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially mulberry. ठीक है, rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as sericulture. तो important point क्या रखना है आपको? फाइबर क्रॉप के बारे में जाना, कॉटन, जूट सब आपका किस में आता है? ये कॉटन, जूट, हेम्प और नेचुरल सिल्क किस में आ गया? में फाइबर क्रॉप में आ गया। मेजर फाइबर क्रॉप है। ठीक है, द फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। ठीक है, शुरुआत की 3 सॉइल से निकाली जाती है। अच्छा, जो सिल्क कहाँ से आता है? सिल्क आता है सिल्क वॉर्म से। तो देखिए, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म को पालना, जो उसका पालन करना, उससे सिल्क निकालना है सेरिकल्चर। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, सेरिकल्चर क्या है याद रखिएगा, बीच में आ सकता है। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। तो कॉटन के बारे में देखिए, इंडिया इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो भारत जो है ओरिजिनल होम माना जाता है कॉटन प्लांट का, और कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन मेन रॉ मटेरियल है, जाहिर सी बात है। इन 2008 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2008 की गणना के हिसाब से भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना। तो कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो ब्लैक सॉइल तो आप जानते हो ना, बेहतर होती है कॉटन की खेती के लिए, आपको बहुत अच्छे से पहले ही बता चुका हूँ मैं। सो डेक्कन प्लेट्यू रीजन में अच्छी मात्रा में इसकी खेती होती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, हल्की रेनफॉल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लैक सॉइल में वैसे ही मॉइस्चर ज़्यादा होता है। इरीगेशन ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तेज़ धूप की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप। और कॉटन कैसी क्रॉप है पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 मंथ ऑफ मैच्योर, और मतलब 6 से 8 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है, कॉटन तैयार हो जाती है। सो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये आपको याद रखना है। ओके, ये जगह याद रखनी है बिकॉज आपको मैप में भरने को आएगा। जूट, इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को आप गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हो। ठीक है, आपसे पूछा जाए गोल्डन फाइबर क्या है तो जूट होता है। ठीक है, तो जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स in the soil flood plains where soils are renewed every year. High temperature is required during the time of growth. West Bengal, Bihar, Assam, Odisha, Meghalaya are the major jute producing states. It is used in making gunny bags. गनी बैग्स, जूट के जो बैग होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है। मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स, अदर आर्टिफैक्ट्स। आपने जूट के बैग वगैरह देखे होंगे, सब बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें जो आप देखते होंगे। बेसिकली आपको याद रखना है कि किस जगह पर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम में जूट जो है उगाया जाता है, उसकी खेती होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अभी यहाँ पढ़ने जा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। भाई देखिए, एग्रीकल्चर के विकास के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए। तो कैसे किया जा रहा है या कैसे किया गया, इसको डिटेल में पढ़ते हैं।
So it was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. तो देखिए बहुत हज़ारों साल से भारत में खेती हो रही है। हमारा देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन लगातार एक लैंड को यूज़ करते करते, उसकी फर्टिलिटी को यूज़ करते करते कहीं ना कहीं उसकी सॉइल फर्टिलिटी में कमी आती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आती है, और एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है उसमें भी रुकावट पैदा होती है। और पैदा हुई क्योंकि बहुत लंबे समय तक टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भारत में नहीं आए, चेंजेस नहीं आए। So in spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. आज भी ऐसे भारत के कई हिस्से हैं जहाँ पर किसान जो है मतलब इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी इरिगेशन के लिए वो बारिश पर निर्भर करता है कि बारिश होगी तो उसके खेतों को पानी मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आज भी सॉइल फर्टिलिटी एकदम नेचुरल वे से ही पर ही डिपेंड कर रहे हैं खेती के लिए। तो ऐसे कई हिस्से हैं भारत के। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉजेज अ सीरियस चैलेंज। भाई देखिए पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के समय अगर बात करूँ या 1930 के, आज से 100 साल पहले की बात करूं, जिस देश की पॉपुलेशन 35, 40, 50 करोड़ थी, आज वो 135 करोड़ है। अप्रॉक्स हम लोग 100 करोड़ बढ़ गए। लैंड बढ़ी क्या? ज़मीन बढ़ी? नहीं बढ़ी। ज़मीन तो उतनी है ना, तो ज़मीन तो बढ़ी नहीं। तो जब ज़मीन नहीं बढ़ी तो प्रोडक्शन भी उतना ही हो रहा है, और अगर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे तो भाई अनाज भी हम लोग अपने देश में भरपूर नहीं पैदा कर पाएंगे। हालांकि चेंजेस अब आ गए हैं, ये बात हो रही है कि जब नहीं आए थे, ठीक है। अभी भी कई जगह किसानों को सफ़र करना पड़ता है। तो फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. अब क्या ऐसे रिफॉर्म की ज़रूरत है? तो देखिए, दस कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कि भाई कलेक्टिवाइजेशन, किसानों से अनाज लिया जाए, ठीक है। कई रिफॉर्म आज भी होते रहते हैं, हर साल कोई ना कोई इसके लिए नीतियाँ बनती हैं। अभी भी आजकल अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो शायद आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि कई नीतियाँ बनती हैं, मंडियाँ बनती हैं किसानों के अनाज को ख़रीदने के लिए। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी को ख़त्म करना चाहिए, कलेक्टिवाइजेशन करना चाहिए, मंडियाँ बनाई जानी चाहिए जिससे किसान आसानी से अपनी पैदावार बेच सके। were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. इन सब चीज़ों में आज़ादी के बाद ही भारत ने बहुत ध्यान दिया है, ठीक है। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि लैंड रिफॉर्म पहले पंचवर्षीय योजना में बहुत इंपॉर्टेंट था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। मतलब किसके पास लैंड रहती है। इनहेरिटेंस मतलब विरासत में लोगों को जो लैंड्स मिलती हैं। लैंड रिफॉर्म कब आया था उसके बारे में डिटेल में पढ़ाया था कि भाई जंगलों को काट देते थे और उसके साथ काटा गया, उसके हिसाब से डिसाइड किया गया, लैंड ज़मीनों को आवंटित किया गया, बांटा गया किसानों में। ये सब चीज़ें पहले पंचवर्षीय योजनाओं में आई थी। So the laws of land reform were enacted but the laws of implementation was lacking or lukewarm. कि भाई देखिए लैंड रिफॉर्म के लिए लॉ तो बने लेकिन उसे इम्प्लीमेंटेशन कराया नहीं जा सका सही तरीके से। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reform to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. तो 1970s में 60s में भारतीय एग्रीकल्चर को और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो उस भारतीय गवर्नमेंट ने क्या किया, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाई। क्या लाई? ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया,
ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानते हो। वाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड मतलब किसानों को कहा गया कि भाई अपनी इनकम बढ़ाने के लिए आप लोग कैटल्स को पालें, गाय को पालें, बकरियों को पालें। गायों को पाला, कैटल्स को पाला, इससे क्या हुआ, वाइट रेवोल्यूशन कैसे आया, दूध का उत्पादन पे जोर दिया गया, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन के अंतर्गत दूध के उत्पादन पे जोर दिया गया। तो वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, बट दिस टू लेड टू दी कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरियाज। लेकिन कुछ ही सेलेक्टेड एरियाज़ का डेवलपमेंट हुआ, पूरा एग्रीकल्चर एक होल रूप में, संपूर्ण रूप में डेवलप नहीं हो पाया। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, and which included both institutional and technical reform, जिसमें institutional और technical reform दोनों किए गए। प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, अब क्या किया गया, उसके अंतर्गत क्रॉप का इंश्योरेंस किया गया। भाई सूखा पड़ जाता है, साइक्लोन आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो किसानों की खेती का क्या कराया जाने लगा, इंश्योरेंस कराने लगे। फायर और डिसीज़ से बचाने के लिए इंश्योरेंस होने लगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बैंक्स का फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट वर सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। और इसी से देखिए किसानों की दशा सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। एग्रीकल्चर, भाई किसान कौन करता है, किसानी तो करता है ना। अभी एग्रीकल्चर देखा जाए पूरी तरह से अगर और डेवलप करना है तो किसानों के लिए राहत पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। तो उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, ताकि किसानों को ज़मींदारों से पैसा उधार ना लेना पड़े, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाया गया। आज सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया for the benefit of the farmers. Moreover, special weather bulletins and agricultural programs for farmers were introduced. फार्मर्स के लिए क्या किया, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, ताकि उन्हें और जानकारी दी जा सके, उन्हें शिक्षित किया जा सके, सॉइल के बारे में उन्हें समझाया जा सके। भाई किसान कोई ऐसा तो नहीं उन्हें बहुत जानकारी है, वो साइंटिस्ट हैं, हालांकि उन्हें बहुत नॉलेज होती है, ऐसा नहीं है कि उन्हें नॉलेज नहीं होती, बहुत नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी सॉइल, भाई खेती में कीड़े लग जाते हैं या फिर वो उतनी फर्टिलिटी नहीं दे रही है सॉइल, तो कैसे फर्टिलिटी बढ़ाई जाए, इसके लिए एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP अनाउंस किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि भाई जितनी लागत है उसका लगभग 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना कम से कम आपको देंगे, 2 गुना देंगे। इस प्रकार से क्या किया गवर्नमेंट ने, मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर दिया कि भाई अगर आपकी खेती में 1 रुपये लग रहा है तो आपको 2 गुना मिलेगा, मतलब 2 रुपये मिलेगा आपको, प्रॉफिट इतना तो मिलना है। इस प्रकार से मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो with this we come to end of this lecture. I hope you liked it. If you have any problem, any doubt, then you can ask me at the doubt section of School Log app. ठीक है, तो इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हो, डिटेल में इसके बारे में आप पढ़िए, और कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप उस डाउट का डायरेक्ट स्कूल लॉग ऐप में यू कैन आस्क मी, ओके, आई विल आंसर यू। थैंक यू।